नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि गुटनिरपेक्ष नीति के प्रेरक तत्व क्या थे, या एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि वे कौन से कारण जिम्मेदार थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को इतना बढ़ावा दिया और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन या फिर गुटनिरपेक्ष संगठन यूएन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 120 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं, जबकि इसकी शुरुआत सिर्फ 25 देशों के साथ पर हुई थी। तो आइए समझते हैं गुटनिरपेक्ष नीति के प्रेरक तत्व, वे बातें, वे कारण जिन्होंने प्रेरित किया लोगों को, उन नवगठित नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, कि वे साम्यवाद या पूंजीवाद दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेंगे। गुटनिरपेक्ष का मतलब बिल्कुल भी तटस्थ रहना नहीं होता है। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी सैन्य संधि में भागीदार नहीं होंगे। जब कोई युद्ध होगा तो ये अपने हितों के हिसाब से या फिर जो सही होता है उसका साथ देंगे। यहाँ पर गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह है। यहाँ पर आपको एक लाइन कहना चाहूँगा मैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं स्वतंत्रता संकट में पड़ती है, न्याय को चुनौती दी जाती है या आक्रमण होता है, वह हम तटस्थ नहीं रह सकते और ना ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि गुटनिरपेक्षता आखिर होता क्या है। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में गुटनिरपेक्षता से जुड़े मिल जाएंगे, जिनसे आप समझ सकते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े संगठन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जो आपको इससे और इसे समझने में सहायता करेगी। गुटनिरपेक्षता की नीति सैद्धांतिक रूप से पहले से ही विद्यमान थी, किंतु इसको व्यावहारिक और साकार रूप मिला भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने पर। इसके बाद कुछ और भी राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इनमें इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य प्रमुख थे। आगे चलकर जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपनाया। सितंबर 1961 ईस्वी के बेलग्रेड सम्मेलन के समय इसमें 25 राष्ट्र सम्मिलित थे, जबकि जून 1987 ईस्वी तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या बढ़कर 101 हो गई, जो वर्तमान में 120 से अधिक है। इस आंदोलन की कौन कौन सी प्रेरक शक्तियाँ थी जिनके कारण यह इतना लोकप्रिय हो गया, इनकी विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है। आप MA लेवल के वीडियो को देख रहे हैं तो प्रश्न भी कई बार बहुत तगड़े पूछे जाते हैं, क्योंकि MA किसी विषय में करना यानी कि आप उस विषय के PSC या UPSC लेवल के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं उस विषय में। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। इसीलिए कई बार बहुत घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना बड़ा कैसे बना, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के कारणों को बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म के कारणों को बताइए, इसके प्रेरक तत्वों को बताइए, इसके उदय होने के कारण बताइए। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपको उत्तर लिखना होगा। यहाँ पर पहला कारण आता है राष्ट्रीय भावना। ये जो देश थे 1950 के दशक में, चाहे भारत हो, इंडोनेशिया हो या फिर यूगोस्लाविया हो, ये सभी वे देश थे जो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। कहीं ना कहीं इन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या फिर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही शोषण को झेला था, और ये नहीं चाहते थे कि ये उन्हीं देशों के साथ शामिल हो जाए जिनके शोषण से ये अभी अभी उभरे थे। इसीलिए इनके सामने भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देशों के जो मुख्य थे, जैसे जनरल टीटो हो गए, या फिर जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मार्शल टीटो, और जो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर हो गए, इन जैसे नेताओं की विचारधारा ने जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को या फिर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया, तो ये नव स्वतंत्र राष्ट्र उस विचारधारा की ओर खींचे चले आए और अपनी राष्ट्रीय भावना को बचाए रखने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की महाशक्ति की विचारधारा में शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्ष
आंदोलन में शामिल होना सही समझा। इसके बाद में उपनिवेश विरोधी भावनाएं स्वाभाविक थी कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अभी अभी उपनिवेशवाद के शिकार से बाहर आ रहे थे। अब वे उसी चंगुल में नहीं फंसना चाहते थे। आप ही सोचिए कि एक आदमी ने आपको बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई की है आपके साथ में बिना आपकी गलती के। अब आपको ये मौका दिया जा रहा है कि फिर से आप उससे दोस्ती कर लें, तो क्या आप करेंगे? आप ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखना चाहते जो बात बात पे झगड़ा करेगा या फिर गुंडे प्रवृत्ति का होगा। तो ये देश कैसे अपने संपर्क उन्हीं विचारधारा के देशों के साथ रख सकते थे जिन्होंने लंबे समय तक उनके देश का शोषण किया। यहाँ पर बात केवल भारत की नहीं, यहाँ पर बात बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, यहाँ पर बात जो अमेरिका के जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मध्य के जो कैरिबियन राष्ट्र हैं उनकी है। यहाँ पर आर्थिक विकास का कारण भी था। यहाँ पर इनका ये मानना था कि अगर ये किसी एक विचारधारा में शामिल होते हैं तो दूसरी विचारधारा के विरोधी हो जाएंगे। इसके चलते इनका आर्थिक विकास बहुत धीमा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये तय किया कि ये गुटनिरपेक्ष होंगे और साम्यवाद और पूंजीवाद से अपने हितों के हिसाब से दोनों से बराबर संबंध रखेंगे। यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नया लड़का जब एक कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके पास एक चारा रहता है कि वो इस ग्रुप में जुड़े या फिर उस ग्रुप में जुड़े जो कि पॉलिटिकल फेवर में रहता है, या फिर जो कॉलेज के अध्यक्ष टाइप के गुंडे टाइप के लड़के रहते हैं उनके किसी एक ग्रुप में जुड़े। अब उसके सामने ये रहता है कि अगर वो किसी एक ग्रुप में जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे ग्रुप की दुश्मनी उसे झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो दोनों से अच्छा भाईचारा बना के रखता है तो वक्त पर वो दोनों से मदद ले सकता है और दोनों बिना किसी समस्या के उसकी मदद करेंगे। जैसे कि 1962 के युद्ध के समय पर भारत की मदद अमेरिका ने भी की थी और रूस ने भी की थी, जबकि दोनों एक दूसरे के शत्रु है विचारधारा के तौर पर। तो इसी कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, इसीलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, किसी एक संगठन में नहीं गए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के चलते कहीं कहीं पर जो स्थिति थी वह युद्ध के कागार पर पहुंच गए थे। रूस और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते थे। इसीलिए ये नवस्वतंत्र देश अपने आप को इन गुटों में शामिल करके शीत युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे। अगला बिंदु आता है सैनिक गुटों से पृथक रहना। 1945 के बाद विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी दो गुटों में बढ़ गया था। उनके अलग अलग सैनिक गुट बना रखे थे। 1945 के बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए वे सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए उनको समय चाहिए था। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर वे ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने का समय नहीं मिलता और सदैव दबकर रह जाते। इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता का मार्ग भी सबसे महत्वपूर्ण यही कारण था कि अगर हम गुटनिरपेक्षता का मार्ग नहीं अपनाते तो हमारी एक स्वतंत्र नीति नहीं होती, हमारे ऊपर या तो मार्क्सवाद का प्रभाव होता या फिर पूंजीवाद का प्रभाव होता। लेकिन आज ऐसा है कि हम दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और साथ ही हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति भी है जो हमारी प्राचीन परंपराओं और हमारी हजारों वर्षों की संस्कृतियों का सार लेकर चल रही है। दोस्तों, इसके बाद में अपनी पृथक विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना भी इनके पास एक कारण था। ये नहीं चाहते थे कि ये किसी विषय पर कोई बात कहने से पहले इनके मन में ये डर रहे कि रूस क्या सोचेगा, इनके मन में डर रहे कि अमेरिका क्या सोचेगा। गुटनिरपेक्षता को अपनाने से ये होता कि तटस्थ रहकर अपनी बात कह सकते थे। ये यूगोस्लाविया पर आक्रमण करने पर रूस का भी विरोध कर रहे थे और कंबोडिया और इंडोनेशिया, वियतनाम पर आक्रमण करने के कारण, उन पर अत्याचार करने के कारण अमेरिका का भी विरोध कर रहे थे। इसके बाद
यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो इन बिंदुओं के ज़रिए आप समझ सकते हैं गुटनिरपेक्ष नीति के प्रेरक तत्वों को। आपको केवल बिंदुओं को ध्यान में रखना है, और अगर आप कंडीशन को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपने दिमाग में एक काल्पनिक पिक्चर की तरह समझ सकते हैं, तो फिर आप इन बिंदुओं को याद करे बिना भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बस आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फैक्ट और दूसरा राइटिंग स्किल। आपको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए और आप बेहतर से बेहतर तरीके से लिख सकें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एमए में ज़रूर अच्छे अंक लेकर आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। रिचर्ड ब्रैनसन कहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना कोई काम नहीं है, यह तो जीने का तरीका है। इसलिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो बिज़नेस हो, पढ़ाई हो या कुछ और, सबसे पहले उसी में हाथ आजमाएं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।